नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तब अनुमान ये लगाया गया था कि अगले 48 से 72 घंटों में ही रूस अपना काम करके वापस लौट जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। 8 दिन बीत चुके हैं और लगातार रूस और यूक्रेन की तरफ से न सिर्फ लड़ाई जारी है बल्कि वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, यानी शब्दों का युद्ध भी जारी है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो इसमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर अमित बंसल, जिनसे हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। सर, आपसे पहला सवाल ये कि न्यूक्लियर, क्या इस युद्ध को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है? देवेंद्र जी, हमने आज से पहले जो न्यूक्लियर हमला देखा था वो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था। उसके बाद विश्व के हालात बहुत बिगड़े। स्पेशली जब हम शीत युद्ध की बात करेंगे, शीत युद्ध हुआ, अलग अलग देशों के बीच में भी युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान ने भी युद्ध किए और विश्व के पटल पर बड़ी ऐसी घटनाएं हुई जिनको हम बहुत नाजुक घटनाएं मान सकते हैं, पर इनमें से कोई भी घटना एक न्यूक्लियर वॉर या परमाणु युद्ध की तरफ नहीं गई। तो अगर मैं अपने आंकड़ों की बात करूं, मैं अपने एजम्पशन की बात करूं, मैं अपने एनालिसिस की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी सिचुएशन न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएगी। बट उसमें एक कैच है। अभी तक यूक्रेन में नाटो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। रशिया इन्वॉल्व है, यूक्रेन इन्वॉल्व है, और नाटो का जो लिमिटेशन है, नाटो की लिमिटेशन है केवल लॉजिस्टिक्स, हथियार, गोला बारूद यूक्रेन को मुहैया कराना। अगर नाटो मिलिटरली इसमें इन्वॉल्व होता है और रशिया की टेरिटोरियल ब्रीच होती है, टेरिटोरियल ब्रीच अगर समझेंगे कि रशिया के जो इनर इलाके हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं, मॉस्को जैसे इलाके, वहां तक अगर नाटो फोर्सेस हमला करने शुरू कर देती हैं, तब संभावना इस बात की है कि रूस किसी प्रकार का परमाणु हमला करने पर मजबूर हो जाए। उस सिचुएशन में है। बट मुझे लगता नहीं है कि नाटो फोर्सेस इतना दुर्दांत कदम उठाएंगी कि जाकर के मॉस्को तक हमला करें, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है धीरे धीरे अभी मैं लगता हूं कि अभी ये मुझे लग रहा है कि इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है, और उसका मेरे पास एक कारण है। ये हम लोग मानते हैं कि रशिया सोच रहा था कि वो 72 घंटे में यूक्रेन को कैप्चर कर लेगा, लेकिन रशिया के क्या प्लान्स थे, रशिया के क्या मेथोडोलॉजी थी ऑपरेट करने की, रशिया के क्या स्टेजेस थी ऑपरेशंस की, ये हमें नहीं पता है। जहां तक मैं अपने एग्जाम्पशन को बात कर रहा हूं और जहां तक रशिया के जो मूवमेंट्स हुए हैं अभी तक, इन सारे मूवमेंट से जाहिर हो रहा है कि रशिया का एक एक कदम चुना हुआ है, बहुत चुन करके वो कदम उठा रहा है और डेलिबरेटली चल रहा है वो, क्योंकि उसको पता है कि कोई अपोजिशन नहीं है। देखिए, आप स्टेजेस देखते हैं, अगर लड़ाई के हम स्टेजेस देख करके चलते हैं, पहली स्टेज में उसने यूक्रेन के एयर डिफेंस को तबाह किया। दूसरी स्टेज में उसने यूक्रेन के जो एयरपोर्ट्स थे, जो एयरफोर्स थे, उसको तबाह किया। अभी यूक्रेन की एयरफोर्स बहुत कम बची है, यूक्रेन के एयर डिफेंस बहुत कम बचे हैं, केवल ग्राउंड फोर्सेस बची हैं। तो ये सोची समझी साजिश के तहत किया। आप देखिए, एक 65 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय कीव को चारों तरफ से घेर लेता है और यूक्रेन की एयरफोर्स अवेलेबल ही नहीं है उसको काउंटर करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने टोटल एयर सप्रेशन हासिल कर लिया है। तो वो स्टेज बाय स्टेज अपने प्रोग्राम से चल रहे हैं और रशिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चल रहा है। मैं समझता हूं कि रशिया को पता है कि सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, इंटरनेशनल पावर्स इसमें आ जाएंगी, दखलंदाजी करेंगी और उसको गाहे बगाहे सीज फायर करना पड़ेगा। तो वो चाहता है कि सीज फायर होने से पहले वो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कैप्चर करे। अब वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कीव, खार्किव, ओडेसा, माइकोलेव, मारियोपोल, ये जो इलाके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडस्ट्रियल वाइज और जीडीपी आउटपुट वाइज, मनी वाइज, और यूक्रेन की जो बैकबोन है, इकोनॉमिक बैकबोन, वो इन सिटीज में है। रूस की अपनी क्षमता कितनी है और क्या रूस के साथ जो देश खड़े हो सकते हैं अगर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होना शुरू होता है, तो रूस की क्षमता ज़्यादा है या फिर रूस के विरोधियों की, यानी अमेरिका, नाटो, यूरोप या यूक्रेन समेत तमाम जो दूसरा पक्ष होगा? देखिए देवेंद्र जी, न्यूक्लियर वेपन के मामले में वेपन की ताकत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म। वेपन, न्यूक्लियर वेपन सभी के पास है। न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया के पास भी है, न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास भी है, न्यूक्लियर वेपन भारत के पास भी है, इजराइल के पास भी है और सभी देशों के पास है। लेकिन उस न्यूक्लियर वेपन को आप डिस्क्रीटली, बिना डिटेक्ट हुए, बिना डिस्ट्रॉय हुए, किस प्रकार से दुश्मन के शहर तक डिलीवर कर पाते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी को दर्शाता है। और अगर जहां न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी कैपेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, मिसाइल्स की बात करूं, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करूं, तो वो
उसमें रूस कहीं ना कहीं अमेरिका से 21 है। मैं कारण बताना चाहूंगा क्यों। हम जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड, तो ट्रायड में 3 चीजें होती हैं। एक है डिलीवरी बाय मिसाइल्स। रूस के पास R-28 जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनके अंदर मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री वॉरहेड्स हैं। मिसाइल्स के अंदर 16 वॉरहेड्स हैं जो अलग अलग ठिकानों पर टारगेट कर सकते हैं, और ये बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं। तो ये कैपेबिलिटी रूस के पास है। दूसरी बात आती है थ्रू एयरक्राफ्ट। तो रूस के पास हैवी Tu-160 जैसे बॉम्बर्स हैं जो कि उसने वेनेजुएला में भी तैनात कर दिए हैं, और ऐसे हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को लेकर के वो डिलीवरी उससे भी कर सकता है। तीसरी चीज है थ्रू सी, थ्रू सबमरीन। हमने सुना होगा एक पिछले दिनों रशिया का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था पोसेडन, लॉइटरिंग टॉर्पीडो। तो एक उनका एक स्पेशलाइज्ड वेपन है जिसके अंदर ही खुद न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है, जो सालों तक दुनिया के समुद्रों में घूम सकता है और जाकर के एक जगह स्ट्राइक कर सकता है सालों तक। इट इज ए मिसाइल, जो मिसाइल नहीं है, वो ऐसा एक लॉइटरिंग प्लेटफॉर्म है जो आप छोड़ दें और वो कई सालों तक ऑटोमेटिकली घूमता रहेगा दुनिया के समुद्रों में, और जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो जाकर के किसी भी टारगेट पर हिट कर देगा। तो आप जब स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करते हैं, डिलीवरी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रूस अमेरिका से कहीं आगे है। परमाणु हमले का आदेश कौन दे सकता है, और क्या किसी भी देश में सिर्फ एक नेता, एक सत्ता में बैठा हुआ राजनेता इसके लिए जिम्मेदार होता है, या उसके पास पावर होती है, या पूरा का पूरा एक ग्रुप होता है? और सभी देशों में क्या अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, या एक ही प्रोटोकॉल पूरी दुनिया फॉलो करती है? देखिए, पहली बात, जो परमाणु हमले का निर्णय है उसका अधिकार अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से है। कहीं पर भी एक व्यक्ति इसका डिसीजन नहीं लेता है, ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं, अलग अलग लोग लेते हैं, और इसके जो कोर्ट्स के अप्रूवल स्टेजेस हैं वो भी अलग अलग लेवल पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली अगर राष्ट्रपति ने निर्णय लिया और बटन दबाया तो फायर हो गया, नहीं। इसमें उनके नीचे भी कुछ लोग हैं जो उसको सजेस्ट करते हैं, जो उसको अप्रूव करते हैं, जो टारगेट्स डिसाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स हर देश में अलग अलग होती है। अमेरिका के केस में मैट्रिक्स अलग है, भारत के केस में मैट्रिक्स अलग है, रशिया के केस में भी मैट्रिक्स अलग है, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के केस में भी मैट्रिक्स अलग है। तो कहीं पर एक पूरी टीम है, एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो लोग हैं जो मिलकर के डिसाइड करते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग अपना थ्रेट असेसमेंट करके कौन कब और कहाँ स्ट्राइक होगा। सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर ऐसा एक रिपोर्ट आ रही है कि अगर पूरे विश्व में जितने भी न्यूक्लियर वेपन हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, अगर उनका इस्तेमाल हो जाता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया लगभग 18,000 साल पीछे चली जाएगी। कम से कम अगर हम क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो आइस एज में चली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। देवी जी, सिचुएशन ये है कि सारे बॉम्ब फायर हो जाएं अगर तो, और मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर डेटरेंट। आपने अगर 1, 2 या 3 या 4 शुरू में फायर कर लिए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी, लोग पीस के लिए आगे आ जाएंगे। कोई नहीं चाहता कि मैं होड़ शुरू करूं और अपने सारे देश को खत्म कर डालूं। तो ये सिचुएशन नहीं आने वाली है, इसकी संभावना मुझे नहीं लगता कहीं दूर दूर तक भी है। और क्या होता है कि आप दूसरा देश भी स्ट्राइक कर रहा है, ये नहीं कि आपको वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ने का मौका देगा। आपकी मिसाइल को वो काउंटर भी करेगा, आपकी मिसाइल को वो डिस्ट्रॉय भी करेगा, आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को फटने से पहले भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऐसा संभव नहीं है कि आप सारे बॉम्ब्स को एक साथ फोड़ सकें, तो वो संभावना बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे मेजर अमित बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट, जो रूस द्वारा जो धमकी दी जा रही है कि अगर वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो तीसरा वर्ल्ड वॉर अगर होता है तो उसमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है, क्या अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इन विषयों पर हमने बात की। आप लगातार बने रहिएगा India.com के साथ, हम और भी इसी तरह के मुद्दों पर आपको अवेयर करते रहेंगे, आपको अपडेट भी करते रहेंगे। धन्यवाद।